नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण, एकजुट और स्थिर अफगानिस्तान के लिए भारत का समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सभी उपाय कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में 63 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 227 रन से हराया। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी से देश एक साथ लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आज वर्चुअल बैठक की। दोनों पक्षों ने शहतूत बांध निर्माण परियोजना के बारे में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमर ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस बांध से काबुल शहर को सुरक्षित पेयजल मिलेगा, नजदीकी क्षेत्रों को सिंचाई का पानी मिलेगा और क्षेत्र में बिजली भी उपलब्ध होगी। ये परियोजना भारत और अफगानिस्तान के बीच नई विकास साझेदारी का अंग है। अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाया जा रहा ये दूसरा प्रमुख बांध है। इससे पहले भारत ने सलमा बांध बनाया था, जिसे भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने जून 2016 में इस मैत्री बांध का उद्घाटन किया था। शहतूत बांध निर्माण के समझौते से अफगानिस्तान के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में भारत की ठोस और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता तथा दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का पता चलता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत और अफगानिस्तान की सभ्यताओं के बीच संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने शांतिपूर्ण, एकजुट, स्थिर, समृद्ध और समावेशी अफगानिस्तान के लिए भारत का समर्थन जारी रहने का आश्वासन दिया। भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती, हमारी आपसी साझेदारी और मजबूत हुई। यही दोस्ती, यही निकटता कोविड महामारी के खिलाफ भी हमारे बीच दिखती रही है। चाहे दवाइयां और पीपीई हो या भारत में बनी वैक्सीन की सप्लाई, हमारे लिए अफगानिस्तान की आवश्यकताएं हमेशा महत्वपूर्ण रही है और रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 2 दशक में अफगानिस्तान के विकास में भारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक रहा है। उन्होंने कहा कि काबुल में शहतूत बांध के निर्माण का समझौता दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ मैत्री पर आधारित है। आज हम काबुल में जिस शहतूत बांध के निर्माण पर समझौता कर रहे हैं, उसकी नींव सिर्फ ईंटों और मोर्टार पर नहीं बनेगी, बल्कि भारत अफगान दोस्ती की ताकत पर टिकी होगी। काबुल शहर भारत के लोगों के दिलो दिमाग में बसा है। मुझे विशेष खुशी है कि शहतूत बांध परियोजना से काबुल शहर के नागरिकों को पेयजल सुविधा प्रदान होगी। साथ साथ काबुल नदी बेसिन में एक सिंचाई नेटवर्क का विकास भी होगा। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की जनता को आश्वासन दिया कि भारत उनके साथ खड़ा रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि कोई भी बाहरी ताकत हमारी दोस्ती या हमारी आर्थिक वृद्धि को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राज्यसभा ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान द्वितीय संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया। ये पिछले वर्ष 30 दिसंबर को लागू अध्यादेश का स्थान लेगा। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान द्वितीय संशोधन अधिनियम 2011 में संशोधन किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि उत्तराखंड में चमोली में हिमस्खलन से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा में उत्तराखंड आपदा पर अपने वक्तव्य में अमित शाह ने यह आश्वासन दिया। इससे पहले गृहमंत्री ने राज्यसभा में इस बारे में अपने बयान में कहा कि आपदा से निपटने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।
केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। विद्युत मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है। इस बीच आपदा प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 31 शव निकाले जा चुके हैं। राज्य सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार 175 लोग अब भी लापता हैं। 12 लोग बचा लिए गए हैं, जिनमें से 6 घायल हैं। बचाव अभियान जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों एफपीओ के गठन के लिए नई केंद्रीय योजना शुरू की है। ऐसे 10,000 संगठनों के निर्माण और उन्हें बढ़ावा देने के लिए 68 अरब 65 करोड़ डॉलर के बजट का प्रावधान किया गया है। कृषि मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि किसान उत्पादक संगठन उत्पादक समूहों में विकसित किए जाएंगे। सदस्यों के लिए बाजार सुलभ कराने तथा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कृषि और बागानी फसलों के उत्पादकों के संगठन बनाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से चलाई जाने वाली इस योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से एफपीओ बनाए जाएंगे, उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। फिलहाल ऐसी 9 एजेंसियों के नाम तय किए गए हैं। ये कार्यान्वयन एजेंसियां 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक एफपीओ को पंजीकृत करेगी और उन्हें पेशेवर सहायता उपलब्ध कराएगी। ये कार्य क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सीबीबीओ के जरिए किया जाएगा। सीबीबीओ संगठन को बढ़ावा देने से संबंधित सभी मुद्दों की जानकारी उपलब्ध कराने का मंच होंगे। प्रत्येक संगठन को 3 वर्ष की अवधि के लिए 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि एफपीओ का गठन और संवर्धन कृषि को आत्मनिर्भर कृषि में बदलने की दिशा में पहला कदम है। इससे उत्पादन की लागत घटेगी, पैदावार बढ़ेगी और संगठन के सदस्यों की आय भी बढ़ेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष सेल ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा भड़काने के मामले में एक अभियुक्त दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने सिद्धू की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की थी। एक ट्वीट में पुलिस ने बताया कि दीप सिद्धू अपने भड़काऊ भाषणों से युवाओं को भड़का रहा था और गणतंत्र दिवस हिंसा मामले में ये मुख्य आरोपी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 63 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी दी। 63 लाख से ज्यादा लाभान्वितों को वैक्सीन की डोजेज दी जा चुकी हैं। जब हम कहते हैं कि 63 लाख से ज्यादा लाभान्वित, तो इसका अर्थ है कि ये वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। 63,10,194 जिनको की पहला डोज वैक्सीन का दिया गया है। दूसरा डोज हम 13 फरवरी से देना प्रारंभ करेंगे। देश में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था। श्री भूषण ने बताया कि केवल 24 दिन में 60 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन देने वाला भारत पहला देश है। अमेरिका को 60 लाख लोगों को कोविड टीके देने में 26 दिन और ब्रिटेन को 46 दिन लगे थे। श्री भूषण ने कहा कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई मृत्यु नहीं हुई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि कोविड-19 मरीजों की संख्या निरंतर घट रही है और स्थिति अब संतोषजनक है। ये भी संतोष की बात है कि कोविड-19 के कारण मृत्यु भी कम हो रही है और अब प्रतिदिन मृतकों की संख्या 100 से भी कम रह गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोविड से कोई मृत्यु नहीं हुई है। महाराष्ट्र सरकार मुंबई के परेल स्थित हाकिन इंस्टीट्यूट को कोविड वैक्सीन के अनुसंधान तथा विकास के लिए प्राथमिकता देगी।
ये बात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संस्थान की समीक्षा बैठक में कही। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान को उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। श्री ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार निकट भविष्य में इस संस्थान में अत्याधुनिक वैक्सीन अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए पूरी सहायता देगी। बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में आज 17 नए चेहरे शामिल किए गए। इसमें 9 मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से और 8 जनता दल यूनाइटेड से हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने पटना में राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। जनता दल यूनाइटेड की सुशील लेसी सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। भाजपा के जनक राम को भी मंत्री बनाया गया है, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। 17 नए मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या 31 हो गई है। अब मंत्रिमंडल में 16 मंत्री भाजपा के कोटे से और 13 जनता दल यूनाइटेड के कोटे से हैं। 1 मंत्री हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और 1 विकासशील इंसान पार्टी से है। नए मंत्रियों के पदभार भी सौंप दिए गए हैं। शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री, जबकि नितिन नवीन को सड़क निर्माण विभाग दिया गया है। विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री और श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस पर पश्चिम बंगाल की संस्कृति और विरासत को नष्ट करने का आरोप लगाया है। श्री नड्डा ने बीरभूम जिले से परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण को रवाना करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की अंदरूनी और बाहरी संस्कृति वास्तविक संस्कृति नहीं है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने राजनीति का अपराधीकरण किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और पुलिस को राजनीति में शामिल किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उससे पहले तारापीठ मंदिर गए। आंध्र प्रदेश में आज 12 जिलों में ग्राम पंचायत चुनावों के पहले चरण का मतदान हुआ। इस चरण में 20,157 वार्ड सदस्यों के चुनाव के लिए लगभग 43,601 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये चुनाव 4 चरणों में 21 फरवरी तक चलेंगे। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में आयोग का एक दल 2 दिवसीय दौरे पर आज चेन्नई पहुंच रहा है। इस दल में चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार भी शामिल हैं। फिल्म अभिनेता निर्देशक राजीव कपूर का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। राजीव कपूर स्वर्गीय फिल्म अभिनेता और निर्माता निर्देशक राज कपूर के पुत्र थे। चेंबूर में अपने निवास पर हृदयाघात के बाद राजीव कपूर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। राजीव कपूर ने 1983 में एक जान है हम फिल्म से करियर की शुरुआत की थी। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में मुख्य किरदार की भूमिका निभाई। राम तेरी गंगा मैली उनकी सुपरहिट फिल्म रही। उन्होंने आसमान, लवर बॉय, हम तो चले परदेस और जबरदस्त जैसी फिल्मों में भी काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में आज वाराणसी जौनपुर सीमा के पास एक सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। ये दुर्घटना एक जीप के ट्रक से टकराने से हुई। जीप में सवार 7 लोग मारे गए और 5 घायल हो गए। जीप पर सवार 12 लोग बनारस में एक अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जाती है। म्यांमार में सैन्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज भी जारी हैं। आज सवेरे म्यांमार की पुलिस ने राजधानी नेपिडॉ में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें की। इस महीने की पहली तारीख को तख्ता पलट के बाद आज चौथे दिन देश में कई स्थानों पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। म्यांमार सरकार ने देश की स्थिरता, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। म्यांमार सेना प्रमुख जनरल मिन ऑंग लाइंग ने कल अपने पहले राष्ट्रव्यापी संबोधन में सेना के सत्ता पर कब्जा करने को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार और निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान में की गई गड़बड़ी के कारण तख्ता पलट और आपातकाल लगाने की आवश्यकता पड़ी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा।
पहले राज्यसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद सहित 4 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभापति एम वेंकैया नायडू और विभिन्न दलों के नेताओं ने भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि राजनीतिक जीवन तथा सदन में मिले अनुभवों के आधार पर वो जनकल्याण में तथा देश के विकास के लिए अपनी सेवाएं देते रहेंगे। आजाद के साथ ही भाजपा के शमशेर सिंह मनहास और पीडीपी के मीर मोहम्मद फैयाज तथा नजीर अहमद लवाई का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। आजाद और नजीर अहमद का कार्यकाल 15 फरवरी को और मनहास तथा मीर फयाज का कार्यकाल 10 फरवरी को पूरा हो रहा है। इस मौके पर न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि खुद गुलाम नबी आजाद भी कुछ पलों के लिए भावुक हो गए। आजाद से अपनी पुरानी मित्रता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजाद ऐसे नेता हैं जो अपने दल के साथ साथ सदन और देश की भी चिंता करते हैं। विपक्ष के नेता के पद पर रहते हुए उन्होंने कभी दबदबा स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। प्रधानमंत्री ने मीर मोहम्मद फयाज, नजीर अहमद लवाई का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इन दोनों सदस्यों के साथ बातचीत में कश्मीर के अनेक पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती थी। उन्होंने कहा कि इन सदस्यों के साथ उनका व्यक्तिगत तौर पर नाता रहा। शमशेर सिंह का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वो और शमशेर सिंह दोनों ही संगठन में थे, अतः उनका लंबा साथ रहा। उन्होंने कहा कि सदन में शमशेर सिंह की उपस्थिति 96% रही है। मोदी ने 4 सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो उच्च सदन की शोभा बढ़ाने वाले, सदन में जीवंतता लाने वाले तथा सदन के माध्यम से जनसेवा में रत रखे हैं। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सदन ने उन्हें आजाद की कमी खलेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सदन की गरिमा बढ़ाने में आजाद सहित 4 सदस्यों ने सराहनीय योगदान दिया। आजाद को एक विनम्र और सौम्य व्यक्तित्व बताते हुए सभापति ने उम्मीद जताई कि वो जल्द ही सदन में वापस लौटेंगे। सदन में आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड बाढ़ आपदा पर स्वतः आधार पर एक बयान दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि उत्तराखंड में रविवार को श्रीगंगा नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण एक सुरंग में फंसे एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजनाओं के करीब 25 से 35 कर्मियों को निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस हादसे में एक अन्य सुरंग में फंसे 15 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। गृहमंत्री ने कहा कि 7 फरवरी को सुबह लगभग 10 बजे उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा की एक सहायक नदी ऋषिगंगा के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हिमस्खलन की एक घटना घटी, जिसके कारण ऋषिगंगा नदी के जल स्तर में एकाएक काफी वृद्धि हो गई। गृहमंत्री ने उपग्रह से मिली सूचनाओं को साझा करते हुए कहा कि समुद्र तल से करीब 5600 मीटर ऊपर हिमनद के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ। यह हिमस्खलन लगभग 14 वर्ग किलोमीटर जितना बड़ा था। इसी के कारण ऋषिगंगा के निचले क्षेत्र में अचानक बाढ़ की स्थिति बन गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा उच्च स्तर पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के दोनों नियंत्रण कक्ष भी स्थिति पर 24 घंटे नजर रख रहे हैं तथा राज्य सरकार को हर संभव सहायता दी जा रही है। उन्होंने सदन को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राहत एवं बचाव कार्य के लिए जो भी आवश्यक कार्य हैं, उन्हें राज्य सरकार के साथ मिलकर कर रही है तथा इसके लिए जिस किसी भी सहायता की आवश्यकता होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद सभी सदस्यों ने इस आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में कुछ पलों तक अपने स्थानों पर खड़े रहकर मौन रखा। सभापति ने दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए उम्मीद जताई कि इस आपदा के बाद चलाए जा रहे बचाव एवं राहत कार्य से लोगों को समुचित लाभ मिलेगा। सदन में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित एक अहम विधेयक को मंजूरी दे दी। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन विधेयक 2021 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी नीति केंद्र सरकार हर किसी को अपना घर मुहैया कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। हरदीप सिंह पुरी ने इस विधेयक से पहले अध्यादेश लाए जाने पर कुछ सदस्यों की आपत्तियों को निराधार बताते हुए कहा कि यदि संसद का शीतकालीन सत्र होता तो इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि यदि सरकार संसद सत्र की प्रतीक्षा
करती और अध्यादेश नहीं लाती तो दिल्ली में विभिन्न स्तर पर प्राधिकार संपत्तियों को सील करना शुरू कर देते, जिससे दिल्ली के नागरिकों को असुविधा होती। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इससे पहले सुबह शून्यकाल में सदस्यों ने लोकमत के तहत अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेश पोद्दार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी ओवर द टॉप से जुड़ा मुद्दा उठाते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान इंटरनेट बेहद उपयोगी ऑनलाइन मंच के रूप में उभरा है और मनोरंजन के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म की लोगों तक पहुंच बढ़ी है, लेकिन इसमें दिखाई जाने वाली सामग्री की भाषा आपत्तिजनक होती है। इस मंच का नियमन किया जाना चाहिए। इस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली सामग्री को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों और सुझावों के मद्देनजर दिशा निर्देश तैयार किए जा चुके हैं और इन्हें जल्द ही लागू किया जाएगा। शून्यकाल में ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि चीन के एक बंदरगाह में जुलाई 2020 से फंसे भारतीय पोत एमपी अनास्तासिया तथा उस पर सवार 16 भारतीय नाविकों को स्वदेश वापस लाने के लिए सरकार चीन के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज आगे बढ़ी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के चमोली में हिमखंड टूटने से आई बाढ़ से जुड़ी स्थिति के बारे में सदन को अवगत कराया। गृह मंत्री ने लोकसभा में बताया कि उत्तराखंड में रविवार को ऋषिगंगा नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 13.2 मेगावाट क्षमता की एक छोटी पनबिजली परियोजना पूरी तरह बह गई और तपोवन में एनटीपीसी के निर्माणाधीन 520 मेगावाट की पनबिजली परियोजना को भी नुकसान पहुंचा। उन्होंने एक बयान में कहा कि अचानक आई बाढ़ के कारण एक सुरंग में फंसे एनटीपीसी के निर्माणाधीन परियोजना के करीब 25 से 35 कर्मियों को निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस हादसे में एक अन्य सुरंग में फंसे 15 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। गृह मंत्री ने उपग्रह से मिली सूचनाओं को साझा करते हुए स्पष्ट किया कि समुद्र तल से करीब 5,600 मीटर ऊपर हिमनद के मुहाने पर हिमस्खलन हुआ। यह हिमस्खलन लगभग 14 वर्ग किलोमीटर जितना बड़ा था। इसी के कारण ऋषिगंगा के निचले क्षेत्र में अचानक बाढ़ की स्थिति बन गई। इस बयान के बाद अमित शाह ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि वो पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर नहीं बैठे थे और इस बारे में सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा कल की गई टिप्पणी सत्य नहीं है, जिसे रिकॉर्ड से निकाल देना चाहिए। अमित शाह ने कहा कि उनके पास विश्व भारती के उप कुलपति का पत्र है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वहां एक खिड़की है जहां पर सभी के बैठने की व्यवस्था है। ये वहां की तस्वीर है। उस स्थान पर भारत की पूर्व राष्ट्रपति बैठी हैं, प्रणब मुखर्जी बैठ चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी बैठे थे, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी वहां बैठी थीं। गृह मंत्री ने कहा कि कोई बात कहने से पहले तथ्यों को जांचना चाहिए और सोशल मीडिया की बातों का बिना पड़ताल के उल्लेख नहीं करना चाहिए। गृह मंत्री ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबंध में चौधरी की एक टिप्पणी का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि जो सदन में नहीं है उसका उल्लेख नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चौधरी ने जैसा कहा नड्डा ने कहीं ऐसा नहीं बोला, अगर है तो वो रिकॉर्ड पर रखें। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल से लगाने और प्रदर्शनकारी किसानों की बात सुनने का आग्रह किया। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के रमेश विधूड़ी ने कहा कि कोरोना वायरस की शुरूआत के समय देश में पीपीई किट नहीं बनती थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीपीई किट और दूसरे उपकरण बनने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कहा उनकी सरकार गरीबों को समर्पित है। टीआरएस के नमा नागेश्वर राव ने कहा कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने मांग की कि यदि किसान नए कृषि कानून से संतुष्ट नहीं है तो उसे वापस ले लेना चाहिए। तेलुगु देशम पार्टी के श्रीनिवास केसिनेनी ने कहा कि सरकार को खुले मन से किसानों से बातचीत करनी चाहिए और समस्या का समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने आंध्र प्रदेश से जुड़े कई मुद्दे उठाए और केंद्र सरकार को प्रदेश की मदद करने की मांग की। निजी डाटा संरक्षण विधेयक का अध्ययन कर रही संसद की संयुक्त समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए मौजूदा बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले सप्ताह तक का समय मंगलवार को दिया गया।
बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च को शुरू होगा। मौजूदा सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। अब कुछ और समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। टेरी द्वारा आयोजित ये 20वां शिखर सम्मेलन है जिसमें विश्व में सतत विकास को लेकर 2 दिन तक चर्चा होगी। दुनिया के अनेक देशों के प्रतिनिधियों के अलावा व्यापार प्रमुखों, विद्वानों, जलवायु वैज्ञानिकों, युवाओं और सिविल सोसाइटी के लोगों की सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाग लेने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किए जा रहे हैं। चेन्नई में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 227 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 420 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम दूसरी पारी में 192 रन ही बना सकी। और जानकारी हमारे संवाददाता मुकेश कुमार से। मैच के अंतिम दिन आज भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 420 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम ने 25 रन पर पहला विकेट गंवा दिया था। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा 12 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद भारतीय टीम पूरी तरह से लड़खड़ा गई और उसने 117 रन पर अपने 6 विकेट गंवा दिए। कप्तान विराट कोहली ने रविचंद्रन अश्विन के साथ 7वें विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी कर पारी को संभालने की कोशिश की। कोहली ने 72 और अश्विन ने 9 रन की पारी खेली। इंग्लैंड के जो रूट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस हार के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं इंग्लैंड की टीम इस जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शीर्ष पर पहुंच गई है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। श्रृंखला का दूसरा टेस्ट चेन्नई में ही 13 फरवरी से शुरू होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल सुबह 9 बजे से हिंदी और अंग्रेजी में FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 20 अंक गिरकर 51,329 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 7 अंक घटकर 15,109 पर आ गया। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राजधानी दिल्ली में कल घना कोहरा छाया रह सकता है। तापमान 10 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 23 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। तापमान 15 और 29 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री कम और अधिकतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में आसमान साफ रहेगा। तापमान 8 और 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। लेह में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे और अधिकतम 6 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में भी कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे और अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गुवाहाटी में तड़के कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2331-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण, एकजुट और स्थिर अफगानिस्तान के लिए भारत का समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए केंद्र सभी उपाय कर रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान संशोधन विधेयक 2021 राज्यसभा में पारित। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, देश में 63 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। और चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 227 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या।